पॉलिनोमियल्स को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। टर्म्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ मैं तुम लोगों को। हम इस वीडियो में जीरो निकालना नहीं सीखेंगे, वो अगली क्लास में करना है। लेकिन अगर फील करना हुआ कि यार जीरोस क्या होते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत अपने को कहाँ पर पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है जब हमें ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो समझना आता है और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें ग्राफ बेशक प्लॉट नहीं करना है, पैराबोला प्लॉट करना हमारे सिलेबस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला सीबीएसई का जैसे क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी थी। तो आ जाओ गाइस, क्रैश कोर्स को शुरू करते हैं विद लेक्चर नंबर 1 ऑफ पॉलिनोमियल्स। हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स क्रैश कोर्स। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैप्टर में। तो आज भाई 10th के क्रैश कोर्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। 3 लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स को खत्म करेंगे। आज है अपना लेक्चर नंबर 1। तो कॉपी पेन निकाल लो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे, अच्छी नहीं, थ्योरी पूरी करेंगे, अच्छे तो हम क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन ज़रूरी हैं, सारे क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए। तो आ जाओ, चैप्टर की शुरुआत करी जाए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोग को पता होगा पॉलिनोमियल्स क्या होता है। नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी आता है, हम तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नोट्स भी मैं बनवाते चलूँगा। क्वेश्चंस जो जो करने के लिए ज़रूरी है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बस आँख बंद करके इस लेक्चर को फॉलो करते जाओ। अगर आँख बंद करके तुम्हें दिख जाए तो, वैसे तो दिखता नहीं है, तो आँख खोल के फॉलो करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या आ गया भाई, ये देख रहे हो, मकड़ी आ गई यहाँ पे, मकड़ी। अरे गाइस, ये देखो, ये मकड़ी दिख रही है। ये मकड़ी इस वक्त मेरे पेन पे जाला बना रही थी, गिर गई। खुश, पॉलिनोमियल पढ़ने आई है। पॉली लेग्ड इंसान है वो, जानवर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, एक मिनट। हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट्स और वेरिएबल। कांस्टेंट आपको पता होगा, कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी ना बदलता हूँ, लिख लेंगे जो वैल्यू फिक्स्ड हो, है ना। जैसे फिक्स्ड वैल्यू कैसे होती है, अगर मेरे को कोई बोले भाई 2 की वैल्यू, यार 2 की वैल्यू तो हमेशा 2 के बराबर ही होती है। 3 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। 4 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। अगर कोई बोले पाई की वैल्यू बताओ, वो भी हमेशा फिक्स होती है। ई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। √10 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो ये सारी वो चीज़ है जो वैल्यूज हमेशा फिक्स्ड होती हैं। और फिर आते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो होते हैं दोस्तों जिनकी वैल्यू बदल सके। तो हम लिख देंगे जो वैल्यू बदल सके, वैल्यूज बदल सकें, ठीक है, जो वैल्यूज बदल सके। जैसे हम देखते हैं एक्स, वाई, जेड, है ना, पी, क्यू, आर, कुछ भी लिख सकते हैं हम। साइंस में हम देखते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी की वैल्यू कभी कुछ और हो जाती है। वेलोसिटी कभी 10 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड है, बदलती रहती है वो, ठीक है। फोकल लेंथ होती है साइंस में, हम देखते हैं एफ, वो वैल्यू बदलती रहती है। तो ये सब अपनी वैल्यूज़ बदलते रहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ऑटो वगैरह में आप बैठे होगे, तो ऑटो में जो किराया लगता है, जितना ज़्यादा दूर आप जाओगे उतना ज़्यादा किराया लगता है ना। कम डिस्टेंस चलोगे तो कम किराया लगता है, ज़्यादा डिस्टेंस चलोगे तो ज़्यादा किराया लगता है। और अगर आप नहीं चले, आप ऑटो में बैठ के उतर गए, तो ये 50 रुपये 10 रुपये कुछ तो ले ही लेता है कि भाई मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा। तो ऑटो का किराया, इसका एक एग्जाम्पल है, ऑटो का किराया इज इक्वल टू, लेट से वो लिखा हुआ है 100x + 50, कि भाई आप जितना डिस्टेंस चलोगे, ये x वेरिएबल है, आपकी मर्जी है कितना चल रहे हो, फिक्स 50 तो देने ही पड़ेगा, फिर उसके बाद जितना चलोगे उसके हिसाब से आपको ये और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से वेरिएबल्स का यूज़ होता है। तो कुछ कांस्टेंट होते हैं अपने पास, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, और इन्हीं की मदद से हम एक नई डेफिनेशन बनाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको लिख लो, छोटी सी चीज़ें लिख लो। हाँ जी, आ जाओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अपने पास कांस्टेंट थे, अपने पास वेरिएबल थे, उनको मिला जुला करके कुछ लिख दोगे, उसको अलजेब्राइक
एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस इंटू डिवाइड। इट डज नॉट हैव एन इक्वल साइन। तो इक्वल साइन नहीं होता, इक्वल साइन आते ही वो इक्वेशन बन जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और आपने ऐसे भी देखे होंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भाई ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, इसमें क्योंकि इक्वल टू आ गया तो अब ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। ये क्या है हमारा? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरीके से हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इसमें आप देखोगे कि प्लस माइनस आता है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 5x माइनस 9 लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकते हो? 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 8, कुछ भी लिख दो यार। 99xy माइनस p, कुछ भी लिख सकते हो। सारे के सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और लिखो 1/x प्लस √2 लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो प्लस √x लगा दो। ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इधर हमारे पास इक्वेशंस है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लिख लो इसको, लिख लो। लिख लो। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको बोलते हैं गैप दे करके लिखना। ठीक है, अब हमें देखना इंडिविजुअल टर्म्स क्या क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे गलती करते हैं। उनको सही तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना नहीं आता। मतलब आता है उनको, वो लिख भी देते हैं कुछ अपने मन से, फिर बाद में खुद ही नहीं पढ़ पाते, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं खुद की राइटिंग से। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि हमें गैप दे दे करके कैसे लिखना है। जैसे मान लो हमारे पास एक है 3x प्लस 4y प्लस 7। यहाँ पे देखो कुछ मल्टीप्लिकेशन है, कुछ एडिशन है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखा है? 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 7, ऐसे चीज़ एक लिखी हुई है। तो 3 जब भी कोई मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है तो हम उसको एक टर्म बोल देते हैं ना। जैसे ये 3x एक टर्म हो गई, फिर प्लस 4y एक टर्म हो गई, प्लस 7 एक टर्म हो गई। तो इनको इस तरीके से दोनों के बीच में देखो मैंने काफ़ी स्पेस दे दे करके लिखा है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होता। भाई ये +4 + y + 4y है, ये +7 है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना, ध्यान रखना। यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँगा, आपकी और माइनस लगाऊंगा मैं। जैसे 8y³ माइनस 3x प्लस 5। चलो इसमें देखो हमारे पास एक 8y³ है, फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके माइनस लिखना, -3x अपने आप में पूरी एक चीज़ है, और ये एक +5 है। सबके बीच में मैंने हवा भर दिया है ना, साइन आगे उसके साथ में चिपका रहेगा। यहाँ पे हम बोलते हैं भाई ये जो है हमारे पास, ये सब जो है इनको हम बोलते हैं दीज आर ऑल टर्म्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा था, ये क्या था हमारे पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था हमारे पास। और इस तरीके से चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर ये भी, अगर मेरे को कोई बोले टर्म्स बता दो इसमें कौन कौन है, टर्म्स है यहाँ पर एक 3x टर्म थी। अब देखो कॉमा लगा करके लिखूंगा मैं टर्म्स, क्योंकि अब लिख रहा हूँ सिर्फ ये वाली। तो एक 4y मेरे पास टर्म थी और एक थी मेरे पास 7। यहाँ पर अगर मुझे टर्म्स लिखने की बात आए तो मैं कैसे लिखूंगा? टर्म्स कौन कौन है? टर्म्स है मेरे पास 8y³, फिर कॉमा लगा दूंगा, फिर एक टर्म है -3x, और एक टर्म है मेरे पास फिर से 5। +5 नहीं लिख रहे, सिर्फ 5 लिखेंगे, प्लस को अपन लगाते नहीं हैं। तो लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका है। इंडिविजुअल टर्म्स ये होती है, उनको मिला जुला दो तो भाई वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। दिस इज इट। क्या कोई मुझे बताएगा ये टर्म है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ज़रा एक एग्जांपल और लेके बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं। मान लो एक एग्जांपल और दें। हाँ, 3y³, ये एक टर्म है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक टर्म है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोस्तों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें एक ही टर्म है जो है 3y³। तो ये टर्म भी यही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी यही है। ठीक है, यहाँ पर इस पूरे को मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला था। हो सकता है अगर मैं सिर्फ इतना लिखता तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ है समझने की, लिख लो एक बार। बेसिक सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, अब आ जाओ पॉलिनोमियल्स पे। अपना काम की चीज़ तो अब स्टार्ट हो गई, अभी तक तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें चल रही थी। असली चीज़ें आने का समय आ गया है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं?
पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जहाँ पर हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होल नंबर होती है। होल नंबर होती है मतलब होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के। डेसिमल में वैल्यू नहीं हो सकती, नेगेटिव में वैल्यू नहीं हो सकती, पी बाई क्यू रैशनल नंबर में वैल्यू नहीं हो सकती, √2 √3 इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। हमारे पास होल नंबर बस होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल के साथ में अपन करेंगे, है ना। लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है x²। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यहाँ पर देखो वेरिएबल हमारे पास ये था वेरिएबल, और इसकी जो पावर चढ़ी हुई है वो है होल नंबर। इसका मतलब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। x की पावर 1/2 लगा हुआ है, x की पावर 1/2। तो ये x वेरिएबल है लेकिन इसकी जो पावर है वो नॉट होल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, ये वाला पॉलिनोमियल भी था, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? √x, इसी को तो बोला जाता है। तो कभी भी अंडर रूट आ रहा है या क्यूब रूट आ रहा है, वो सब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होते। चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है √2x³। ध्यान से देखना, यहाँ पर √2 ये तो एक अलग कांस्टेंट चीज़ है ना। x जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर ज़रूर होल नंबर है ना। तो यहाँ पर दिस इज अ पॉलिनोमियल। हमें ये नहीं देखना है कि पूरे एक्सप्रेशन में कहीं √2 आ रहा है कि नहीं, हमें देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। जैसे x, इसी को मैं ऐसे लिख देता, मान लो √2 अब की बार पूरे पर है x³। इसका मतलब क्या हो गया? इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब √2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3/2। इसका तो यही मतलब होता है, क्योंकि ये जो अंडर रूट होता है उसका मतलब क्या होता है? पावर हाफ है। पहले इसकी पावर क्यूब थी, क्यूब मल्टीप्लाइड बाई हाफ 3/2 हो जाएगा। अब जो है ये एक होल नंबर नहीं रहा, तो इसका मतलब नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है भाई, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है, यानी कि वो अपना पॉलिनोमियल है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको लिख लो। एक और एग्जांपल कराऊंगा। अगर कहीं लिखा है ऐसे 1/x + 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताओ। देखो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? अरे भाई 1/x को क्या लिखूंगा मैं? x की पावर -1 + 5x तो मेरे पास है ही सही। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये होल नंबर नहीं है ना। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे नॉट अ पॉटी क्या मतलब पॉलिनोमियल, ठीक। बस इतने एग्जाम्पल है, ज़्यादा करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। चलो अब आते हैं काम की चीज़ पर। अपने काम की चीज़ जो है, देखो दोस्तों, अब अपने को पढ़ने हैं इस चैप्टर में पॉलिनोमियल बहुत सारे आते हैं। बार बार पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल, वो वाला पॉलिनोमियल, ऐसे अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, उनके रखेंगे हम नाम। तो आ जाओ पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम रखे जाएं। पहले तो एक कोई सा पॉलिनोमियल बनाते हैं। यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने 3x² + 2x - 5। बार बार अगर इसका यूज़ होगा तो मैं थोड़ी बोलूँगा भाई वो वाला जो पॉलिनोमियल था, ये वाला पॉलिनोमियल था, उसकी जगह ये रख दो, या इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने लगूँ। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसका कुछ नाम रख देते हैं। चलिए जी, इसका नाम रख देते हैं p। अब इसमें बताओ मुझे वेरिएबल कौन है? यहाँ पर x वेरिएबल है, x की अलग अलग वैल्यू रखूँगा तो ये पूरे की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो जो भी वेरिएबल होता है यहाँ p के बाद ब्रैकेट में छोटा सा ऐसे में x बना देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? p ऑफ x, या फिर px भी बोला जा सकता है। p यानी कि एक पॉलिनोमियल है जो इस तरीके से हमारे पास। यहाँ पर देखो इसको मैं बोल दूंगा भाई ये है हमारे पास नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, ये था हमारे पास वेरिएबल, करेक्ट।
यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसमें हमारे पास अलग अलग भतेरी टर्म्स हैं। यहाँ पर देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। टोटल हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं। अरे 3 टर्म्स आ चुकी हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। और ये मत लिखो, यहाँ पे मैं तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा। हमारे पास जो भी टर्म होती है एक्स स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है हम बोलते हैं वो एक्स का कोफिशिएंट है। और ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो इनको मैं बोल दूंगा भाई ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। नाम है बस इसके, यहाँ पे कोई x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो बेसिकली x की पावर ये 0 है ना। इसको हम बोलते हैं ये कांस्टेंट टर्म है। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे हमें, ठीक है, पॉलिनोमियल का नाम लिखना सीख गए हमें एक चीज़ और देखनी होती है भाई, पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है, जो भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, अभी बस नामकरण करना हम सीख गए हैं तो इसके बाद अब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, लेकिन ये सब लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम पॉलिनोमियल्स के बनाएंगे, ठीक है। अच्छा डिग्री देख ली, और बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ। अब देखो मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना है, P मैंने यूज़ कर लिया, अब मेरे को कुछ और नाम देखना पड़ेगा। P के बाद मैं लेट्स से मैं बोलता हूँ और एक GX, ठीक है। अब ये एक अलग पॉलिनोमियल होगा, ये वाला पॉलिनोमियल PX है, GX में कुछ भी बना लो, अपने मन से बना लो, 4x की पावर 3 - 2। ज़रा देख के बताओ कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर। भाई पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें है हमारे पास 2 टर्म्स। और इसकी डिग्री बताना कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल है यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 3, तो मैं बोल दूंगा डिग्री इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे भी x वेरिएबल था, ज़रूरी नहीं है हर बार x वेरिएबल हो, कई बार y वेरिएबल हो सकता है, कभी t वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बहुत ही बढ़िया वाला क्यूट सा आपके लिए हम पॉलिनोमियल लेके आते हैं, उसका नाम है QT। देखो देख के पता चल रहा है, Q एक पॉलिनोमियल का नाम है, T वेरिएबल है, ठीक है। QT कैसा होगा हमारे पास, t² + 2t - 8। ये एक अगेन एक पॉलिनोमियल आ गया। बताओ कितनी टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स। और हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है, जरा देख के बताना। डिग्री है हमारे पास दोस्तों 2, वेरिएबल है t, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री आ गई अपने पास 2। इतना सिंपल सी चीज़ है। तो अभी तो नाम करना सीख लिया, चलो आगे चला जाए। लिखो इसको लिख लो, ठीक है, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अब तुम्हें पॉलिनोमियल समझ में आया है अभी तक कि नहीं आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, इफ इट इज़ अ पॉलिनोमियल उसकी डिग्री लिख दो। तो इनमें हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, पहले तो बताना है आपको पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर वो जो पॉलिनोमियल निकला तो उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, खुद से कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें सॉल्व गाइस, आ जाओ। यहाँ पे कितने लोगों से हुआ, पहली बात तो होना चाहिए यार, इसमें कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए, मतलब अभी गलती निकल रही है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा कौन कौन है यहाँ पर, देखो वेरिएबल है ए की हाईएस्ट पावर, पहले तो सारी पावर्स देखो, सारी की सारी हमारे पास होल नंबर्स आ रही है, करेक्ट। तो यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है।
पॉलिनोमियल है तो फिर इसकी डिग्री बताएंगे, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है 4, तो मैं लिख दूंगा डिग्री इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट यहाँ पे आओ, देखो एम क्यूब, यहाँ पे एम की पावर 3 है, लेकिन ये एम जो है ये अंडर रूट के अंदर आ गया, तो यानी कि यहाँ पर एम की पावर हाफ है। ये कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, √3 एम की पावर हाफ, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 4y की पावर 1/2 प्लस 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास y की पावर हाफ आ गई, एक होल नंबर नहीं है, तो यानी कि ये भी हमारे पास नहीं है पॉलिनोमियल। 12, अच्छा देखो ध्यान से देखना, स्पेशल ये वाला 12 को ही लिखा जा सकता है 12 इंटू वाई की पावर 0। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, 12 इंटू वाई की पावर 0। भाई किसी की पावर 0 लगाओ वो तो 1 के बराबर हो जाता है, तो 12 इंटू 1 12 ही होता है यहाँ पे, तो करेक्ट। अब देखो 0 होल नंबर होता है, 0 एक होल नंबर होता है, तो यहाँ पर ये एक होल नंबर है, यानी कि ये पॉलिनोमियल आ गया। बस डिग्री की बात करेंगे तो क्या आएगा, डिग्री दोस्तों इसकी है, बताओ तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, तो ये डिग्री 0 है, तो इसको हम बोलेंगे भाई ये 12 एक डिग्री 0 पॉलिनोमियल है। ऐसों को क्या बोलते हैं हम साथ में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ऐसों को ही बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो वैल्यू ही नहीं चेंज कर रहा, वैल्यू ही नहीं चेंज कर रहा, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे देखो √2 आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी होगा भाई, हमें अंडर रूट और इन सबसे मतलब नहीं होता, हमें तो वेरिएबल की पावर देखनी है। देखो यहाँ पे 3 थी, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 है, तो हम बोल सकते हैं भाई यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आ गया तो डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर है 3, ये लो ये जी पॉलिनोमियल निकल गया। यहाँ पे आओ, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को लिखा जा सकता है r² प्लस 7r की पावर -1 प्लस 4। यहाँ पर आप देखोगे r की पावर -1 आ गई, यानी कि एक होल नंबर नहीं है, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है x माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छे से सवाल था, आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वैसे तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए था, फिर भी एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, लिखो लिखो, अब थोड़ा अच्छा सवाल करेंगे। सिमिलर सवाल है, बढ़िया। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो सकता है इसे कुछ लोगों ने गलत सॉल्व कर लिया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो कितने लोगों को लगा कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2 है और डिग्री इज इक्वल टू 1 है। ये कितनों का आंसर आया? अगर आपका आंसर ये आ गया तो दोस्तों ये गलत हो गया है, हम इसके सही आंसर की तरफ अग्रसर होंगे, थोड़ा चला जाए। देखो जब भी आपके पास, आप इसको पहले सिंप्लीफाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अभी टर्म्स में ये लिखा हुआ नहीं है ना। इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, जब भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो तो उसे करोगे, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। आ जाओ, लिखो एक्सपैंड या सॉल्व होता है तो करो, होता है तो करो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, बन गया पॉलिनोमियल। अब देखो अभी भी और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर और फर्दर एक्सपैंड या सॉल्व हम नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे हम देख करके बता सकते हैं। अब मैं बोल भी सकता हूँ यहाँ पे कि दोस्तों x की पावर हाईएस्ट 2 आ रही है, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर किसी को 1 दिख रही होगी तो उन्होंने 1 मार्क कर दिया होगा। नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे भाई हमारे पास जो डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 आ रही हैं, और बाकी जो भी है
हाउ मैनी टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तो बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया है हमारे पास 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया है हमारे पास 2, कांस्टेंट टर्म आ गई है हमारे पास 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया है 2। ठीक है, और इस वाले का आंसर है 3। तो सारे के सारे आंसर अपन ने लिख लिए। अब हम तैयार हैं हमारे लेवल का जो हमें पॉलिनोमियल्स करने हैं उसके लिए। तो ये लिख लो, पहले इतना सा लिख लो, इतना सा लिख लो। ठीक 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 ठीक। आज CBSE का PYQ अब की बार कर सकते हो सॉल्व, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ANR टाइप का आ गया है। डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, और रीजन लिखा हुआ है डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। तो थोड़ा चलाओ दिमाग को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर अपन सोल्यूशन देखते हैं। आओ सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो स्टेटमेंट है। पहले तो अपन दोनों स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं सही लिखा हुआ है क्या। असर्शन हमें जो बोल रहा है वो बोल रहा है डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब बताओ मेरे को जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जीरो होगा वो, ठीक है। तो जीरो की डिग्री डिफाइंड नहीं है। अच्छा, जीरो की डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसका क्या मतलब है यार। जीरो को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, जीरो इज इक्वल टू लेट से जीरो इंटू एक्स, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ज़ीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर। क्योंकि सब ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सारी की सारी बातें सेम है। ज़रा चेक करो, हमारे पास वेरिएबल एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर भी अलग अलग आ रही है। तो यहाँ डिग्री मुझे दिखाई दे रही थी कि भाई यहाँ पर डिग्री अगर मुझे लिखनी है तो मैं क्या लिखूँगा, डिग्री इज इक्वल टू 1 लिख दूँ, या फिर 2 लिख दूँ, या फिर यहाँ से देख करके 3 लिख दूँ, है क्या लिख दूँ मैं, डिग्री को क्या लिख सकते हैं। अब जब अलग अलग आ रहे हैं तो ऐसे में हम बोल देते हैं डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमारे पास एक बात है कि असर्शन जो है दैट इज ट्रू। असर्शन हमारे पास ट्रू आ चुका है। अब चेक कर लेते हैं रीजन में क्या चीज़ लिखी हुई है। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जीरो। कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, जैसे कि 2 ले लिया। 2 एक नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। हाँ भाई, उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0, यही लिख सकता हूँ इसको, और तो कुछ नहीं लिख सकता। या ऐसे लिख सकता था 2 इंटू वाई की पावर 0, अलग वेरिएबल आ गया, लेकिन जो भी वेरिएबल है उसकी पावर देखो 0 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है तो पावर डिग्री इज इक्वल टू 0 आ जाती है यहाँ पे। तो क्या लिखा है, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो रीज़न भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन जो हमारा रीज़न है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हमारा जो रीज़न है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आए समझ में, बहुत अच्छा सवाल था, CBSE का सवाल था। तो इससे पहले के जो अभी तक अपन ने क्वेश्चन देखे बहुत ही सिंपल देखे थे, थोड़ा गूगली फेंक दी तुम्हारे लिए। अच्छा क्वेश्चन था, लिखना इसको, है ना। अच्छा सवाल था, लिख लो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लो यार, जैसे भी लिखना है, जैसे भी लिखना है लिखो। आओ, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया है गाइस, मैंने एक नया सेगमेंट डाला है। अब से हर वीडियो में अपन ये करेंगे, मैं एक तुम्हें छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। तो आज की जो स्टोरी है गाइस, मैं ना बॉम्बे गया था फिल्म मेकिंग सीखने। तो फिल्म मेकिंग सीखने गया था, वहाँ पे किसी को जानता नहीं था। तो मैं एक प्रोडक्शन हाउस की वेबसाइट बनाने लग गया। ठीक है, IIT से था, वेबसाइट वगैरह बनाना सीख रही थी, तो मैं उनकी वेबसाइट बनाने लग गया। किस उम्मीद में कि भाई इनकी वेबसाइट बना रहा हूँ, क्या पता कभी मेरे को ये कुछ सिखा दें फिल्म का, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई स्कूल में जाते, उससे अच्छा मैं कहा चलो ये ट्राई करते हैं। तो उनने एक कार एड फिल्म शूट कर रहे थे। मैं कहा यार यस, फाइनली वो मौका आ गया है, मेरे को सीखने का मौका मिलेगा। तो हम गए कार एड सेट पे, और वहाँ पे क्या हुआ ना, मैं तो दिमाग ही घूम गया यार, मेरे को कुछ नहीं आता था गाइस। मैं पहुँच गया वहाँ पे, 150 लोग की टीम होती है। पहली बार देखा था मैंने 150 लोग कोई वीडियो बना रहे हैं मिल करके। अब वो TV ऐड बना रहे हैं, बड़ा सा बना रहे हैं, ठीक है। और जब वहाँ पे गया
तो सबकी ऐसी डिपार्टमेंट होते हैं कि यार ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें सब डायरेक्शन करने वाले लोग हैं, स्टोरी से रिलेटेड काम करेंगे। फिर एक कार वाला डिपार्टमेंट है, वो कार ही साफ़ करते रहते हैं, ठीक है, ताकि कार का शूट हो रहा है, कार का ऐड बन रहा था, भाई तो ये वाली कार है ना, देखो घोड़े वोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ों के साथ में दौड़ा रहे थे, बढ़िया बढ़िया शॉट लिए थे। फिर एक हेयर एंड मेकअप वाला डिपार्टमेंट होता है, जो भी मॉडल होंगे उनका हेयर एंड मेकअप ही करते रहेंगे। एक वार्डरोब वाला डिपार्टमेंट होता है जो उनके कपड़ों को प्रेस ही करता रहता है, एक रिंकल नहीं आना चाहिए शर्ट पे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इतने सारे लोग आएंगे, उनका खाना लगेगा, लाइट के देखो पूरा ट्रक भर के लाइट वाला आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। और क्योंकि वो जो प्रोडक्शन हाउस था तो मैं उन लोग को जानता था, वेबसाइट बनाई थी उनकी, तो उन्होंने मेरे को सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट में डाल दिया, डायरेक्शन वाले में, और मेरे को बोल दिया तुम एडी हो, जाओ सीख लो। छोड़ दिया उन्होंने मेरे को खुला, मेरे को कुछ नहीं आता। और वहाँ पे जो भी लोग थे उनको लगा रहे ये तो प्रोडक्शन हाउस से आया, इसको ज़रूर सब पता होगा, तो मेरे को बढ़िया से वो ट्रीट कर रहे थे, मेरे को कुछ ही नहीं पता था वहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर जैसे बहुत सारे एडीज़ होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे मतलब बहुत सारे काम करने होते हैं ना, इसलिए अलग एक एडी को इधर लगा दिया, एक को इधर लगा दिया, एक को इधर लगा दिया, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करना होता है। इतने सारे लोगों के साथ आप काम करते हो, सबको मैसेज तो भेजना पड़ेगा ना, भाई अब तुम लेके आओ गाड़ी, अब तुम इधर से घोड़े दौड़ाओ। तो एक घोड़े के पास खड़ा रहता है, इधर खड़ा रहता है, कि जब सबको वॉकी टॉकी पे मैसेज जाएगा तो इस तरीके से कम्युनिकेशन कराया जाता है। तो मैं था एक एडी, ये थे भाई साहब हमारे चीफ एडी, ठीक है। मेरे को कोई काम नहीं आता, इसको लगा मैं एडी हूँ, अच्छा एडी हूँ, इसने मेरे को बोला विक्रांत कार रेडी हो गई तो बुला ले, कैमरा वैमरा लगा हुआ है। उसने बोल दिया मेरे को कार बुला ले, मेरे को पता नहीं है कार किधर है, मेरे को पता ही नहीं है क्या करना है, मेरे को दूर दिखी, अब कार दिख जाती है दूर से, बहुत दूर खड़ी थी। मैं कहा भाई कार लानी, कार लानी, कैसे ला, मैं भागा, मैं भाग के गया वहाँ, मैं कहा कार बुला रहे हैं, और फिर कार वाला वहाँ गया, और फिर मैं शूट वूट हुआ जो भी हुआ। फिर उसके बाद उसने मेरे को बुलाया, उसने कहा इधर आ तू। मैं कहा क्या हुआ, ऐसे बुलाते हैं कार? मैं कहा कैसे बुलाते हैं? तो मेरे गले में कान में उन्होंने वॉकी टॉकी टांगा हुआ था, मेरे को बस ये करना था, ए कार डिपार्टमेंट कार भेजो, बस इतना था बोलना था मेरे को, पर मुझे पता नहीं था। मैं लगभग 800 मीटर दौड़ता दौड़ता गया, मैं दौड़ रहा था, उसने कहा सर पकड़ लिया कि भाई इसको कुछ नहीं आता, और फिर वो भाग के गया वहाँ पे हाँफते हाँफते। फिर मेरे को समझ में आया कि कम्युनिकेशन कैसे करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अंदर को सीखी मैंने भी। और उसके बाद इसने क्या किया, इसने कहा यार इसको कुछ नहीं आता, ये तुरंत पकड़ लिया इसने, इसको कुछ नहीं आता। उसने कहा मेरे को तू जा एक काम कर, तू डायरेक्शन डिपार्टमेंट छोड़, तू जा पहले कार धुलवाने वाले डिपार्टमेंट में जा, हम वॉकी टॉकी पे तुझे मैसेज क्या करेंगे, कार आएगी तेरे पास, उसको साफ़ करवाना, तब तक दूसरी कार पहले से साफ़ करके रेडी रखना, उससे शूट करेंगे। तो मैंने वहाँ पर फिर 2 दिन बस कारें धोई है। मैं गया था शूटिंग सीखने, 2 दिन मैंने कार धोई है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। तो कई बार ऐसा हो जाता है गाइस, तो सुना दिया यार मैंने। अब तुम्हें कहानी एक, मैं सोचा था एक स्टोरी बताऊंगा। ये मेरा पहली बार था, कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहा था, और मैंने एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी यहाँ पे। ये है शिवाली, ये भी एडी थी, इसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा, फिर मैंने भी ऐड बनाए, वो अलग स्टोरी है, उसको अपन कभी और बताएंगे। तो अब तुम लोग का काम है, तुम लोग मेरे को बताना, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम अलग सिचुएशन में तुम्हें पटक दिया गया हो, तुम्हें उसमें कुछ नहीं आता हो, और फिर तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नहीं अब इसको सब कुछ आना चाहिए, तो तुम लोगों ने कैसे उस चीज़ से डील किया? तुम्हारे साथ क्या फ़नी चीज़ें हुई? मतलब ऐसे ही तो सीखते हैं, फ़नी चीज़ें हो ही जाती हैं, कुछ नहीं कर सकते। आज जब मैं डायरेक्शन करता हूँ और मेरे सामने कोई ऐसे लोग आ जाते हैं, मुझे पता चलता है यार हाँ यार इसको नहीं आता, क्या करे, वो भी मेरी तरह, कभी मैं भी ऐसे गया था कहीं, आज वो आया है मेरे पास, कोई बात नहीं, ऐसे ही नॉलेज ट्रांसफ़र होता है, तो चलती रहती है चीज़ें। तो घबराना मत, तुम्हें भी कभी ऐसा लग रहा हो कि यार यहाँ पे आ गए, हमें तो पॉलिनोमियल्स आता ही नहीं है, यहाँ पे तो हैवी क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है ये सब, ठीक है, सबके साथ। सेम चीज़ मेरे साथ IIT गया था तब हुआ था, वहाँ कंप्यूटर साइंस का जो C++ का कोर्स होता है, सेम चीज़ हुई थी। बताऊँगा अगली किसी स्टोरी में सुनाऊँगा उसको, ठीक है। चलो हो गई स्टोरी टाइम अपना ख़त्म। सेगमेंट कैसा लगा ये भी बताना मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट अब अपने को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने बहुत तरीके के दोस्तों पॉलिनोमियल पढ़ लिए, अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, इतने सारे जो पॉलिनोमियल तरह तरह के हो सकते हैं, भांति भांति है, किसी में नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी में अलग अलग डिग्री आ रही है, तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 2 तरीके से होता है क्लासिफिकेशन, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे अगर एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल,
दो टर्म है तो दो यानी कि बाई बाई होता है, बाइनोमियल हो गया। तीन है तो ट्राइनोमियल हो गया। बहुत ही सारी हो गई तो पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, मेरे साथ लिखते चलो, सारे के सारे लिख लो एक बार, नाम बस एक बार लिखने की। जैसे मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक, तो इसमें क्या है, वन टर्म। ज़रा इसके एग्जाम्पल बताओ, मोनोमियल बनाओ। अगर मैं लिख दूँ सिर्फ एक्स क्यूब, डिग्री इसकी 3 है लेकिन टर्म एक ही है, एक्स क्यूब प्लस 4 नहीं लिखा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसमें दो टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब हो गया, कॉमा लगाएंगे, अगला लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, मान लो वाई स्क्वायर, 3y²। ये भी एक अपने आप में मोनोमियल, पूरा का पूरा एक ही टर्म है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले ले, 5, इसमें 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पर क्योंकि इसमें एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। ठीक है, मोनोमियल डन। नेक्स्ट क्या बताया था, बाइनोमियल। बाई लिखा हुआ है, बाई का मतलब होता है 2, तो इसमें 2 टर्म्स होने वाली है। चलिए इसके एग्जाम्पल लिखिए, x 2x² + 5। देखो दो टर्म आ गई इसमें। ठीक है, अगला बनाते हैं t⁻20 - 9। पहली टर्म दूसरी टर्म, दो टर्म बाइनोमियल, खत्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट एग्जाम्पल होएगा हमारे पास ट्राइनोमियल में, ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स होंगे, देखो ट्राई आ रहा है यानी कि 3 टर्म्स। सिंपल सिंपल सी चीज़ है, लिखते चलो। चलो कोई एक एग्जाम्पल बता दो, 5y³ - 3y + 4। देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। चाय आ गई चाय टाइम। गाइस, चाय आ गई है, तो लेट मी एंजॉय सम टी। टी, ट्राइनोमियल। चलो यार अगले भी बता देता हूँ तुम्हें। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, हमने देखा कि भाई टर्म्स कितनी थी। एक हम करते हैं बेस्ड अपॉन डिग्रीज, हम बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अगर डिग्री 0 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से होता है। तो मान लो हमारे पास डिग्री 0 है, डिग्री 0। ठीक है, तो ऐसे वालों को हम बोलते हैं दोस्तों, डिग्री 0 है यानी कि उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 लगी हुई है। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया है, 20 हो गया, पाई हो गया। इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, इसीलिए तो वेरिएबल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ऐसों को हम बोलते हैं दोस्तों, ये क्या हो गए हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स, है ना। 0 भी इसमें आ जाएगा, 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन 0 की डिग्री 0 नहीं होती भाई, तो उसको यहाँ पे मत लिखना, इस एग्जांपल में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, डिग्री अगर 1 है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों, डिग्री 1 वालों को लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्यों बोलते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो उनको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इसमें 5x + 1 हो गया, देखो x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये डिग्री 1 का हो गया। यहाँ पे मैं लिख दूँ 6y, ये भी एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है अपने आप में। चलिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डिग्री 2, डिग्री 2। तो डिग्री 2 वाले हमारे पास कहलाते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पूरा चैप्टर पढ़ना है अपने को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमारे सबसे ज़्यादा काम के भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं अपनी क्लास 10 के लेवल पे। तो इसके एग्जांपल कैसे, डिग्री 2 आने वाली है, तो 5x² + 2x - 9 एक एग्जांपल हो सकता है। अगला एग्जांपल लिखो 3t² + 5, इतना भी लिख सकते हो, ये भी डिग्री 2 है। तो इस तरीके से होते हैं। एक डिग्री 4, डिग्री 3 वाले को और लिख लो, डिग्री 3, इसको बोलते हैं दोस्तों अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल लिखेंगे क्यूबिक का, 3x³ + 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 2 ही है, फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ टर्म्स से। हाईएस्ट पावर देखो 3 है यानी कि क्यूबिक। तो इस तरीके का अपने पास हो गया है क्लासिफिकेशन। लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो।
लिखो लिखो। इसमें तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कई बार ऐसे भी नाम लिख देते हैं, जैसे हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लो, मैं इसको क्या बोलूँगा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना दूंगा कि भाई ये जो चीज़ है, यहाँ से पता चलता है ये क्यूबिक है, यहाँ से पता चलता है ये ट्राइनोमियल है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, क्यूबिक ट्राइनोमियल। तो कभी ऐसे नाम आ जाए तो मेरे पास कि अरे क्यूबिक भी लगाया हुआ है, ट्राइनोमियल भी लगाया हुआ है, आपने डिग्री भी बता दी, आपने नंबर ऑफ टर्म्स भी बता दी, हाँ तो बता दी, कोई उसमें घबराने की बात है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ज़रा ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक, ये है देखो डिग्री 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और एक ही टर्म है तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, मोनोमियल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, जो बोलना है। इसको क्या बोलोगे, इसको बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे वालों को अपन बोल देते हैं, अब देखो इसमें 2 टर्म्स हैं, डिग्री इसकी 20 है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। ऐसे बोल के खत्म हो जाए, सबके थोड़ी रटने बैठेंगे यार क्या होता है कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे 20 तक ऐसे थोड़ी याद रखने, इतना से याद रखना अपने को। चलो लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। यार हमने देख लिया था कि हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल है, जैसे सिंपल सा पॉलिनोमियल लेता हूँ, लेट्स से मेरे पास पी एक्स की वैल्यू है, एक पॉलिनोमियल दिया है किसी ने भी एक्स माइनस 1। एक्स एक वेरिएबल है, एक्स की अलग अलग वैल्यू मैं रख सकता हूँ, अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो पॉलिनोमियल की भी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल है ना, वैल्यू ऐसे लिखते हैं इसको, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो ये कुछ बन जाएगा, जैसे उसको क्या लिखेंगे, देखो जहां जहां एक्स है सब जगह 2 लिख देते, तो अब इसे लिखेंगे पी ऑफ 2। जैसे पी ऑफ एक्स बोलते थे, बोलेंगे पी ऑफ 2, या P2 बोल दो, आपको जो बोलना है बोलो। ये होता है 2 माइनस 1, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 आ जाती है हमारे पास। बहुत ही सिंपल है। जैसे सिमिलरली अगर मैं पी ऑफ 0 पता करना चाहूँ तो वो कितना कहलाएगा, एक्स की जगह 0 रख दो तो आ जाता है 0 माइनस 1, उसकी वैल्यू हो जाती है -1। सिमिलरली हमारे पास पी ऑफ 1 पता करो, कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हम निकालते हैं वैल्यू। चलो और एक निकालते हैं। मान लो मेरे पास अगला पॉलिनोमियल है जी एक्स, ये है एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो जी ऑफ 2 पता करना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक्स की जगह 2 रख देंगे, 2 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाता है 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। बहुत ही अच्छी बात है। जी ऑफ 0 यहाँ पे फिर से देखो 0 रखते ही 0 का क्यूब -1 विच इज इक्वल टू -1, और जी ऑफ 1 पता करना है तो वो आ जाएगा 1 का क्यूब -1 विच इज इक्वल टू 0। तो बस यही होती है हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अलग अलग पॉलिनोमियल की अलग अलग एक्स या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। लिखो लिखो लिखो। चलो, इफ अ पॉलिनोमियल इज गिवन बाय पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 प्लस P4। अच्छा सवाल है दोस्तों, CBSE का आया हुआ सवाल है, करना है आपको, ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 अलग अलग बार आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर उसको हाँ सब ऐड करके बताना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा जाए सॉल्व, हुआ आंसर, ठीक है। हमें क्या पता करना है, पहले देखो P1 और P4 पता करना है दोस्तों। P1 पता करते हैं, ठीक। P1 यानी x की जगह सब जगह 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 6 1 7 -5 2, ठीक है। P1 की वैल्यू 2 आ गई। P ऑफ 4 पता करेंगे तो 4 रखते जाओ यहाँ पर, 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 प्लस 6, ये हो जाता है मेरे पास 16 माइनस 20 प्लस 6, ये कितना हो गया 16 प्लस 6 22 माइनस 20, ये फिर से आ गया भाई 2। तो 2 + 2 आ रहा है हमारे पास। P1
प्लस P4 is equal to 2 plus 2 which is equal to 4. D is our correct answer. इतना सिंपल सा सवाल था, इतना सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल था। हमने पहले अलग अलग x की वैल्यू निकाली, P1 निकाला, P4 निकाला, फिर दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्व कर लिया। CBSE का सवाल है, लिख लो। अब आएंगे हम काम की चीज़ पे, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगली क्लास में अपन सीखेंगे ज़ीरो कैसे निकालते हैं। आज खाली हम बस समझेंगे ज़ीरो होता क्या है, फील लेना ज़रूरी है, ग्राफिकल मीनिंग भी समझने वाले हैं इसका। ठीक, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू रखते हैं, तो पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू आ जाती है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं पॉलिनोमियल की, जब मतलब वेरिएबल की, जब पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में ही हमने देखा था, देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ रखी हमने, वेरिएबल को ज़ीरो भी रखा, उससे मतलब नहीं हमको, हमें देखना है पॉलिनोमियल कब ज़ीरो हो रहा था। देखो पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू निकल के आ रही थी, यहाँ पे ज़ीरो हुआ है, यानी ये जो वन रखा था हमने, वन स्पेशल है इस पॉलिनोमियल के लिए। हम बोलते हैं वन इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या सॉल्यूशन है, इस तरीके से बोला जाता है। ज़ीरो ज़ीरो नहीं है, वन ज़ीरो है, समझ रहे हो? ज़ीरो ज़ीरो नहीं है, वन ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ रखने से पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू आती थी। वो वैल्यू जब पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल वैनिश हो गया, गायब हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया, तब हम बोलते हैं भाई ये हमारे पास ये इसका रूट या इसका सोल्यूशन या ज़ीरो कहलाएगा। तो यही बस चीज़ हमें समझनी है, समझनी है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसी को लिख लो पहले, तो इसकी डेफिनेशन है, ज़ीरो या रूट कहा जाता है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ज़ीरो। खुद वो ज़ीरो नहीं है, वो पॉलिनोमियल को ज़ीरो करता है। खुद भी ज़ीरो हो सकता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन पॉलिनोमियल ज़ीरो होना चाहिए, पॉलिनोमियल ज़ीरो होना चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। px x अरे इज इक्वल टू x माइनस 1। ज़रा बताना यहाँ पर x की क्या वैल्यू रख दूँ कि हमारे पास पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो देखो दोस्तों, देख के पता पड़ रहा है कि x इज इक्वल टू 1 रख दें, है ना, तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, 1 इज़ अ रूट स्लैश ज़ीरो ऑफ px। 1 इज़ अ रूट और ज़ीरो ऑफ अ px। अगला देखो, अगला देखो p हो गया, तो अब gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। x की वैल्यू ज़ीरो रखने पे ज़ीरो नहीं होता, x की वैल्यू 2 रख दो तो ये ज़ीरो हो जाता है, या x की वैल्यू माइनस 2 रख दूँ तो भी स्क्वायर होकर के 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 ज़ीरो। तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू 2 रख दो या माइनस 2 रख दो, तो हम बोलेंगे हमारे पास 2 एंड माइनस 2 आर ज़ीरोज़ या रूट्स, कुछ भी बोल दो, रूट्स ज़ीरोज़ ऑफ किसके हैं भाई, gx है। अब यहाँ px मत लिख देना। अब इस वाले की बात हो रही है, इस तरीके से हमारे पास रूट्स होते हैं, हमारे पास इस तरीके से ज़ीरोज़ होते हैं। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, हाँ, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कभी आए नहीं। जैसे एक एग्जांपल लिखो, g हो गया पी क्यू क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये ज़िंदगी में कभी जीरो नहीं होना। x की कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, जो भी वैल्यू होगी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, जीरो से तो बड़ा ही होगा, या जीरो भी हो सकता है, उसमें 2 ऐड कर दिया, और तो अब ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इसका नो सोल्यूशन या नो ज़ीरोज़, है ना, नो ज़ीरोज़, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है ना। ये 1 आया है, यहाँ पर ज़ीरो आ गए, एक भी ज़ीरो नहीं है। तो बस अलग अलग ज़ीरो हो सकते हैं, अलग अलग ज़ीरोज़ हो सकते हैं। लिखो लिखो, इसको लिख लो, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन PYQ अच्छे अच्छे हैं इस पर। तो अब है अपने पास CBSE का PYQ, बढ़िया सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
देखो दोस्तों, सीबीएसई डायरेक्ट सवाल नहीं बोलती है कि यार इसका ज़ीरो क्या है निकाल के बता दो। पूछ सकते हैं वैसे, लेकिन ऐसे घुमा फिरा के सवाल आते हैं, तो लड़खड़ाना नहीं अपने को सवाल पढ़ने में। देखो क्या बोला इन्होंने कि के की क्या वैल्यू रख दें। देखो यहाँ पे पहली बात तो के की अलग अलग वैल्यू रखने पे हमें अलग अलग पॉलिनोमियल मिलते हैं। जैसे अगर मैं के की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ये अपने आप में एक अलग पॉलिनोमियल है। या फिर 2x² प्लस एक्स प्लस, अगर के की वैल्यू 10 रख देता तो ये अपने आप में अलग पॉलिनोमियल है। 2x² प्लस एक्स प्लस के की वैल्यू 15 रख दूँ, देखो अलग अलग पॉलिनोमियल मिलते जा रहे हैं। के की अलग अलग वैल्यू रखने से अलग अलग पॉलिनोमियल आएंगे। हर एक पॉलिनोमियल के जीरोस अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें के की वो वैल्यू बतानी है जब 2 इसका ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब कैसे अप्रोच करेंगे, हमें ये चीज़ पता है कि भाई 2 अगर ज़ीरो है तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर हो जाना चाहिए, वैनिश हो जाना चाहिए। तो हम ये रखेंगे भाई p ऑफ 2 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है, यहाँ से देखो, देख के वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखना है प्लस एक्स की जगह फिर से 2 रखना है, के की जगह 2 नहीं रखना। के तो वैल्यू हमें पता करनी है, तो के, अब ये जो भी पॉलिनोमियल था अगर 2 उसका ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होनी ही पड़ेगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होनी ही पड़ेगी, और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 इंटू 4 ये कितना हो जाता है, 8 प्लस 2 प्लस के इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे पता चलता है के इज़ इक्वल टू -10 आंसर। ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए था। के की अलग वैल्यू के लिए, के की अलग अलग वैल्यू से अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलते हैं। हैं कैसे लिखते हैं, हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था, सीबीएसई का बढ़िया सवाल। इतना सा काम करना था, आंसर मार्क्स लेके जाने थे। लिखे, लिख लो, लिखो लिखो लिखो, और करें क्वेश्चन, और करें क्वेश्चन। ये वाला अच्छा सवाल है, इफ़ 0 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल हमें पूरा नहीं पता है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल हमारे पास x है, x वेरिएबल a मुझे नहीं पता क्या है, b मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता है कि अगर मैं 0 या 2 इसमें रख दूं, x की जगह 0 या 2 रखूंगा, a और b की जगह नहीं रख सकते, है ना। तो अगर x की जगह 0 या 2 रखता हूँ तो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है, पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है। अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। देखो बढ़िया सा सवाल है, हमें पता है कि f की वैल्यू अगर मैं f0 देखूं, 0 रख दूं x की जगह तो पूरा 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका 0 है कि तो देखो 0 का क्यूब -4 इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू 0 प्लस b, इसकी वैल्यू टोटल 0 होनी चाहिए। अब ये सारे तो सारे 0 हो ही गए, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है सीधे सीधे b इज इक्वल टू 0। एक चीज़ तो मुझे पता चल गई, b की वैल्यू 0 आ चुकी है। ध्यान से देखो, अब 2 रखेंगे x की जगह, f ऑफ 2 ये भी 0 आना चाहिए। x की जगह 2 रखूँगा तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, 8 -4 4 ज़ा 16 प्लस 2a प्लस b की जगह 0 रखो, b ऑलरेडी 0 आ चुका है, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2a की वैल्यू आ जाती है 8, है ना, इस तरह जाएगा, a की वैल्यू आ जाती है दोस्तों 4। तो हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई है, b की वैल्यू 0 आ चुकी है दोस्तों। यही है हमारा आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था, कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। लिखें इसको और आगे बढ़ेंगे हम। आज एक रिलेशन हमें देखना है डिग्रीज और ज़ीरो के बीच में। आज ज़ीरो निकालना सीख नहीं रहे, ज़ीरो निकालना अपन कल सीखेंगे। आज बस हम ज़ीरो होता क्या है उसकी फील ले रहे हैं। अच्छा, डिग्री और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में एक बढ़िया सा रिलेशन होता है कि जितनी डिग्री है
मैक्सिमम उतने ज़ीरो हो सकते हैं। हमने देखा था कि कभी ज़ीरो आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे, कभी एक आ रहा था, कभी दो आ रहे थे। कैसे इनफाइनाइट ज़ीरो आ सकते हैं? नहीं, जितनी डिग्री है उतना ही हमारे पास ज़ीरो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिग्री की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम हमारे पास 1 0 आएगा। मैक्सिमम 1 0 है, इसका मतलब इसका या तो नो ज़ीरोज़ हो सकते हैं, ZERO, और इसका ऐसा भी हो सकता है कि इसका 1 0 निकल करके आ जाए। दोनों ऑप्शन इसके पॉसिबल है। मान लो मेरे पास कोई डिग्री 4 का है, कोई डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, तो इसके एट मैक्स कितने ज़ीरो हो सकते हैं? एट मैक्स इसके 4 ज़ीरो हो सकते हैं, यानी इसका एक ज़ीरो भी आ सकता है, या तो हो ही ना ज़ीरो, ये भी पॉसिबल है, या इसका एक रूट हो, ये भी पॉसिबल है, या इसके 2 रूट हो, ये भी पॉसिबल है, या इसके 3 रूट हो, ये भी पॉसिबल है, या इसके 4 रूट हो, ये भी पॉसिबल है। इतने सारे केसेस यहाँ पे बन सकते हैं, 4 से ज़्यादा ज़ीरोज़ इसके नहीं हो सकते। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लिख लो लिख लो लिख लो। इसको करने का एक और तरीका आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमेशा छोटा या बराबर होगा दैन डिग्री। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, लिख सकते हो। लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक और सेगमेंट आ गया गाइस। दूसरा जो सेगमेंट मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई हम हमारे चैनल के धुरंधर कमेंट सेक्शन में जो भी धुरंधर हैं हमारे, उनके यहाँ पर लेकर के आएंगे, फीचर होंगे। तो बढ़िया बढ़िया कमेंट करना, आप लोग भी उठ पटा कमेंट करना, तो अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो लेकर के आएंगे उसको, ठीक है। एक कमेंट आया 5 दिन पहले, अगर आज आप क्लास 10 के स्टूडेंट होते तो यूट्यूब पे पढ़ते या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते? ऑनेस्ट आंसर जी। देखो मैं आज क्लास 10 का स्टूडेंट होता, सही बात बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई में उतना सीरियस नहीं होता शायद, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से उठ पटा काम करते रहा हूँ। अपना बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सब ऐसे होते हो। और अगर हमारे शहर में कोई ऐसी कोचिंग होती जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मस्ती करते हैं, तो यार मैं वहाँ चला गया होता। पढ़ने नहीं जाता, मतलब मैं मस्ती करने जाता हूँ वहाँ पे। और घर पे आकर के मुझे क्लास 10 में, वैसे मैंने कोई ट्यूशन करी नहीं थी जब मैं खुद क्लास 10 में था, बिना कोचिंग के ही पढ़ा था मैंने, क्योंकि मुझे लगता नहीं था उस वक्त उतनी कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज भी यही होता है यार, पढ़ाई वढ़ाई तो करते रहते हैं, मस्ती ज़्यादा करनी थी मेरे को क्लास 10 में। तो मेरा पर्सनल ऑनेस्ट आंसर ये यार, मैं शायद अगर कोई ऐसी कोचिंग होती तो, लेकिन अब ऑनलाइन भी ऑप्शन आ गए हैं, उस टाइम तो ऑनलाइन होता ही नहीं था, तो हाँ मैं एक ऑनलाइन बैच जरूर ले लेता कोई सा। दिस इज़ माई ऑनेस्ट आंसर। कमेंट करते रहें धुरंधर धुरंधर, तो आपको भी यहाँ पे हम फीचर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आज का लास्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। यार क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो? पहले तो हेडिंग लिख लो और ये डेफिनेशन लिख लो। हेडिंग लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, हेडिंग लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, और इसके बाद में तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँ पॉलिनोमियल का, ठीक है, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्राफ बनता कैसे है। बनता कैसे है देखो, यहाँ पे बताता हूँ। मान लो मेरे पास कोई px है, कुछ है यहाँ पे, मैं लिख भी नहीं रहा अभी, कुछ पॉलिनोमियल है। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम x की वैल्यू रखते हैं। जैसे मैंने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 डाली तो कुछ वैल्यू आ गई मान लो 4, फिर मैंने x की वैल्यू डाली 2 तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3, फिर मैंने वैल्यू डाली x की जगह रख दी 4 तो आपकी बार आ गया -1, फिर मैंने x की वैल्यू डाली -2 तो मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई लेट्स से 4 3 1 0 आ गई, ठीक। तो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ ग्राफ में क्या होता है, देखो ये अपना होता है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इधर क्या लिखते हैं अपन एक्स, इधर लिखते हैं एक्स डैश, ऊपर होता है वाई और इधर हम लिखते हैं वाई डैश। हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो एक्स की वैल्यू अलग अलग डाली, वाई की कुछ वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आई थी 4, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ होती है, वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे, ये हमारे पास एक पॉइंट है। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3 थी, x होगा 1 2, यहाँ पे कहीं पे होगा 2 है ना, ऐसे। y की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3, देखो 4 यहाँ कहीं तो 3 इधर कहीं होगा, तो ये एक वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। x की वैल्यू 4 रखी थी, y -1 था, x की वैल्यू 4 रखी थी, y -1 था, इधर कहीं आया होगा। x की वैल्यू -2 रखी थी, 0 आ गया था, x की वैल्यू -2 रखी थी, 0 आ गया था। तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ है। क्या आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ की कुछ ऐसा जा रहा होगा? हो सकता है ऐसे और कुछ हो, मुझे नहीं पता क्या क्या हो सकता है,
मुझे नहीं पता और क्या क्या हो सकता है। रुको एक और बार बनाता हूँ, एक बार अच्छे से एक और ग्राफ बनाता हूँ। कुछ भी हो सकता है, मैंने पॉलिनोमियल लिखा तो है नहीं। अरे 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 ढंग से तो बन, इन पॉइंट से तो जाएगा ही जाएगा वो, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ ग्राफ बन जाए। इसको मैं क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे बोलते हैं भाई y इज इक्वल टू पी एक्स किया गया है। x की अलग अलग वैल्यू रखते थे, y में जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आती थी वो y में रखते थे, इसलिए बोलते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स, इसलिए बोलते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स। अब देखना, जहां 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 पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, वेरिएबल की वो वैल्यू को हम जीरोस बोलते हैं, रूट बोलते हैं। जैसे मुझे मालूम है कि मैंने x की वैल्यू -2 रखी थी, तो पॉलिनोमियल जीरो हो गया था, यानी कि ये एक रूट है। ग्राफ में देखो, जब x की वैल्यू -2 थी, ये है मेरे पास x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। जब मैंने वेरिएबल की वैल्यू -2 रखी थी, ग्राफ में देख करके पता चल रहा है y की वैल्यू जीरो गई थी, यानी कि x एक्सिस पे कट मारा है। y की वैल्यू जीरो हुई है तो y एक्सिस पे कट नहीं मारता, y की वैल्यू जीरो है यानी कि x एक्सिस पे कट हुआ है। तो जब भी हमारे पास x एक्सिस को कट किया जाता है, यहाँ पे कट हुआ है या टच किया जाता है, उन जगह को हम बोलते हैं यार यही हमारे पास रूट है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या था मेरे पास 2 था, दिस वॉज 2, ये था 4, तो मान लो ये है मेरे पास 3.5, मैं क्या लिखूँगा x इज इक्वल टू 3.5। ये भी एक ज़ीरो है, ये भी एक ज़ीरो है, और ये मैंने अपने मन से कुछ बना दिया था, मान लो ये -2, -4, -6, -8। लेट से मैं बोल देता हूँ x इज इक्वल टू ये -8 था, तो ये भी एक ज़ीरो है। जहाँ जहाँ ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है या इंटरसेक्ट किया है और टच किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने टच किया हुआ है और यहाँ पे हमने इंटरसेक्ट किया हुआ है। इंटरसेक्ट बोल लो या फिर कट बोल लो, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट करते हैं, एक्स की जो वैल्यू होती है वो जीरो कहलाती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बोलेंगे -8, -2 एंड 3.5 आर रूट्स या फिर जीरोज ऑफ पी एक्स। समझ में आ गया? तुम्हारे काम की चीज़ क्या है? देखो दोस्तों, ग्राफ बनाना तो अपने स्कोप में है नहीं, अपने सिलेबस में है नहीं 10th में। हमें क्या देखना है, जब भी कोई ग्राफ दिया है, जब भी कोई ग्राफ दिया है, अगर उसने एक्स एक्सिस को टच किया है तो वो जीरो है, अगर एक्स एक्सिस को टच किया है या कट किया है वो अपने जीरो है। तो पहले इसको लिख लो, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आ जाओ अरे आओ तो सही, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। Look at the graph in the given below. Each is the graph of y is equal to px. मैंने बताया था हम ग्राफ को ऐसे लिखते हैं y is equal to px, where px is a polynomial. For each case, find the number of zeros of px. हमें ग्राफ बनाना नहीं सीखना है, हमें बस देखना है कि इसके जीरोस कितने हैं। जीरो कैसे पता चलता है? एक्स एक्सिस को जब कट किया है उससे पता चलता है। जैसे यहाँ पर एक बार कट किया है तो भाई मैं इसमें बोलूँगा 1 0। यहाँ पे 2 बार कट किया एक्स एक्सिस को, हम बोलेंगे 2 zeros। यहाँ पे बताओ, एक बार कट किया है, 2 बार कट किया है, 3 बार कट किया, मैं बोलूँगा 3 zeros। है ना, बहुत ही सिंपल। तुमको लग रहा होगा ग्राफ वाले क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल हो गए। भाई हमें ग्राफ प्लॉटिंग नहीं करनी, अभी से कर लोगे तो 11th क्लास में क्या करोगे। तो हमें बस ये बताना, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कट किया है 1 0। कुछ लोग एक्स और वाई दोनों के गिन लेंगे, बोल देंगे यहाँ पे तो 2 हो गए। ऐसा नहीं है भाई, सिर्फ एक्स एक्सिस का देखना अपने को। यहाँ पे बताओ, सिर्फ इसका देखा जाएगा एक्स एक्सिस का, बोलेंगे 1 0। क्या लिखा है ये 1 0। यहाँ पे बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 zeros। और यार ये क्वेश्चन अच्छा तो है ही नहीं। क्यों नहीं है अच्छा क्वेश्चन? इनने सारे वो वाले केस दिए हैं जिसमें इंटरसेक्ट हो रहा है। अच्छा टच वाला भी एक दे दिया, ठीक है, फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है। क्वेश्चन जाओ, मैंने तुम्हें पास किया, जाओ चले जाओ कहीं, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो। सिंपल सी चीज़ है एक और। अच्छा ये ग्राफ है, सीबीएसई का पीवाईक्यू है, कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। यार ये क्या क्वेश्चन है, मतलब देख करके ही सॉल्व कर सकते हो। सीधे इसका आंसर ऑप्शन ए क्यों नहीं मार्क कर देते? एक यहाँ पर ये रहा,
एक यहाँ पर ये रहा, दूसरा यहाँ पर ये रहा, तीसरा यहाँ पर ये रहा। ये चौथा मत बोल देना इसको, ठीक है? चौथा मत बोल देना, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, वाई एक्सिस नहीं देखना है, ठीक है? खैर 4 ऑप्शन भी नहीं दिया, ऑप्शन में तो 4 डालना चाहिए था इनको। सीबीएसई जाओ, मैंने तुम्हें फेल किया। चलो नेक्स्ट हमारे पास, ओ सीबीएसई का एक और क्वेश्चन, ये वाला दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने देखो ग्राफ बना करके नहीं दिया है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है? थोड़ा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाओगे? चलो एक काम करो, लगाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें गाइस, अच्छा सवाल है ये। अगर इसमें तुम्हें एक पर्टिकुलर डाउट नहीं आया ना, मतलब तुम ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो एक अच्छा वाला डाउट आना चाहिए इस क्वेश्चन में। मैं बताऊंगा वो अभी क्या चीज़ है। चलो इसको देखते हैं। पहली बात, हमारे सिलेबस में नहीं है क्वाड्रेटिक या इस तरीके के ग्राफ प्लॉट करना। तो अगर तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हें ऐसे ग्राफ बनाने आने चाहिए, भाई नहीं आने चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। आओ पहले यहाँ पे बनाओ, इससे ऊपर y लिखो, यहाँ y डैश लिखो, ऐसे लगाओ, इधर x, इधर लिखेंगे x डैश। देखो रफ ग्राफ बना रहे हैं अपन। क्या लिखा है? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px, ठीक है? इसका हम ग्राफ बनाने वाले हैं जो कि इन कुछ पॉइंट से निकलता है। तो ये पॉइंट्स ज़रूर हम ग्राफ पे मार्क करेंगे, रफली मार्क करेंगे, ठीक है? एक बार पढ़ लो, देखो -30 तक जा रही है y की वैल्यू, -20 तक जा रही है, 0 है और 0 है, ठीक है? x की वैल्यू -6, यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव, इधर -6 मान लो यहाँ कहीं पे है, ठीक है? x की वैल्यू जब -6 है तो y की वैल्यू 0 है, तो यही अपने पास पॉइंट आ गया, एक पॉइंट से ही रहा। x की वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू -30 है ना? अपन कैसे लिखते हैं? पहली बात तो इसको लिखते हैं x, y, जितने भी कोऑर्डिनेट्स लिखे x, y। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -30, x की वैल्यू जी है, y की वैल्यू -30, यहाँ पे आ गया, ठीक है? यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू -20। अब x की वैल्यू 4 इधर कहीं आएगा, y की वैल्यू -30 यहाँ तक था, -20 इधर ही कहीं होगा, इधर कहीं आएगा हमारे पास पॉइंट। और x की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू फिर से 0 हो गई। तो x की वैल्यू देखो, -6 इतना इधर था, +6 इधर कहीं होगा, अब फिर से वैल्यू 0 हो गई। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो हमें दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, सभी पॉइंट से निकलता हुआ ऐसे। पहले ही बताता हूं, ग्राफ प्लॉटिंग इज आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन ये समझना हमारे सिलेबस में। देख के बताओ कितने जीरोस दिख रहे हैं इसके, कितने जीरोस दिख रहे हैं इसमें, है ना? द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, यहाँ पे जीरो कौन कौन है दोस्तों? एक ये जीरो है, एक ये जीरो है। जहाँ जहाँ एक्स एक्सेस कट होता है वो जीरो होता है, वाई एक्सेस कट वाला जीरो नहीं होता है। अच्छा 2 जीरो है ये तो पता चल गया। उन जीरोस की वैल्यू क्या है? भाई जहाँ कट किया है उस वक्त एक्स की जो वैल्यू रही होगी वो हमारा जीरो होता है। y तो खुद जीरो है ही सही, y जीरो है तभी तो x एक्सेस पे कट हुआ है। तो y से हमें नहीं देखना, हमें देखना है x की क्या वैल्यू थी। ज़रा बताओ मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी यहाँ पे -6 और x की वैल्यू थी यहाँ पे +6। कैसे पता? क्योंकि भाई ये पॉइंट ही था -6, 0, ये था 6, 0। x 6 था, y 0 था, x -6 था, y 0 था। तो यहाँ देख लिया हमने कि हमारे पास -6 एंड 6 आर zeros of px। बहुत सिंपल है क्या? -6 एंड 6 सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखो कुछ लोगों को डाउट आना चाहिए कि भाई ग्राफ प्लॉटिंग तो अपने सिलेबस में नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता था ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता? तो हो सकता है भाई -20 भी यहाँ पर कट कर जाता तो -20 भी 0 हो जाता। कितने लोगों को ये डाउट आया? देखो 2 जीरो तो हमें क्वेश्चन ने दिए थे, हो सकता है ग्राफ ऐसे जा रहा हो, क्योंकि हमें px तो दिया नहीं है, उन्होंने बताया नहीं px कैसा है। हो सकता है ऐसे, और ये सांप की तरह ऐसे 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 तो बहुत सारे जीरो आ रहे हो, बार बार x कट कर रहा हो। ऐसा हो सकता है क्या? जो दिमाग लगाएगा ज़्यादा उसको पता चल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन में दिया है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है ये, है ना। इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, डिग्री इज इक्वल टू 2, डिग्री 2 है। इसका मतलब एट मैक्स इसके 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, और 2 ज़ीरो हो सकते हैं, 2 ज़ीरो यहाँ दिख गए तो इनके अलावा कोई और ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई तीसरा ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से कट नहीं कर सकता, है ना। ये यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, नहीं है। आया समझ में? आया समझ में? तो अपना ग्राफ एक्चुअली ये यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही ऊपर बढ़ता चला जाता है, ठीक है, ऊपर बढ़ता चला जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ता जाता है। और बाय द वे इसका नाम है पैराबोला। इट इज़ अ पैराबोला, अगेन आउट ऑफ सिलेबस। पैराबोला की प्लॉटिंग आउट ऑफ सिलेबस है। पैराबोला तो पता होना चाहिए तुमको, नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? थोड़ा एडवांस लेवल का डाउट था, जितनों का आया बहुत अच्छी बात है भाई। थम्स अप है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये डाउट आया था, थम्स अप, मैथ्स ही लेना तुम बड़े होके। चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पैराबोला हमें पहले से पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। हमारे पास ये जो ग्राफ है, अब देख के बताना भाई ये ग्राफ इनमें से किसका ग्राफ है। पहली बात तो तुम ये समझो, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इतने सारे, ये सब एक पॉलिनोमियल है। कैसे? अब ये पॉलिनोमियल ऐसे नहीं दिख रहा, आप इनको एक्सपैंड करोगे तब वो पॉलिनोमियल आएगा, इनको एक्सपैंड करोगे तब पॉलिनोमियल आएगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो कुछ पॉलिनोमियल बनेगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो पॉलिनोमियल बनेगा। फिर पता चलेगा उनमें से किसका ग्राफ है। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, इसको स्टार मार्क करो पहले तो। और सीबीएसई का है तो ऐसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करना है। देखो ग्राफ देख करके अपने को एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, -4 and 2। तो फ्रॉम ग्राफ, है ना, फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी -4 and 2 आर रूट्स या ज़ीरोज़ ऑफ px। इतना तो अपने को पता चल गया। अब इसका ये मतलब है, चाहे मैं -2 रखूं या मैं 2 रख दूं, वैल्यू 0 आनी चाहिए। चाहे -4 रख दूं या 2 रख दूं, वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब तुमको क्या करना है, चेक कर करके इसमें वैल्यूज़ रखते जाओ, चेक कर करके इसमें वैल्यूज़ रखते जाओ। अगर ये इनको मल्टीप्लाई करके दे देते ना, तो तुम्हारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे उल्टा आसान है। कैसे? देखो, x की वैल्यू -4 रख दूं यहाँ पर, तो यार ये वाला 0 हो जाता है। x की वैल्यू 2 रख दूं तो ये वाला 0 हो जाता है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक केस में ये वाली टर्म 0 हो रही थी, दूसरे केस में ये वाली टर्म 0 हो रही थी। तो यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ पे ये 0 हो रहा है, यानी कि A इज़ आवर करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, B तो नहीं है। ज़रा B को चेक करो। x की वैल्यू -4 रखने पे ये 0 हो जाता है, x की वैल्यू 2 रखने पर दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो रहा, है ना। तो इसमें x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट। C को चेक करो। C में x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 2 कुछ भी रखो, इसका तो 2 एंड -4 आर नॉट रूट्स। और D ऑप्शन को चेक करेंगे, आ जाओ। D ऑप्शन में x की वैल्यू 2 रखने पे और -4 रखने पे भाई 2 एंड -4 आर नॉट रूट्स। ठीक है, हमने चेक कर लिया। x की वैल्यू रखी हमने एक बार 2, x की वैल्यू रखी -4, सिर्फ ये वाला 0 हो रहा था, इसलिए A इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। स्टार मार्क कर ला, लिख लो इसको, बनाओ बनाओ कॉपी में, बनाओ 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 बनाओ। और आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और तुम्हें बताना है मेरे को। वैसे
कम चांस है कि वो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए। देखो यार हमें पढ़नी है बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ग्राफ होते हैं पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसका ग्राफ होता है पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होता है हमारे पास, ax², ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ax², ए नहीं दिखा तुम्हें, मेरे को भी नहीं दिखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं हमारे पास दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट के होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स से, ठीक है, डिग्री 2 है, ए बी सी की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, अलग अलग वैल्यू होंगी, अलग अलग पॉलिनोमियल बनेगा, अलग अलग तरीके के ग्राफ आ जाएंगे, कोई बात नहीं। देखो जीरो कितने हैं वो तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो, जैसे कहीं पे 2 जीरो आ रहे हैं, कहीं पे 1 जीरो आ रहा है, कहीं पे एक भी जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, एक्स एक्सेस को कट ही नहीं किया तो जीरो, उसका कोई जीरो ही नहीं आया। लेकिन या तो वो ऊपर की तरफ खुला होगा या वो नीचे की तरफ खुला हुआ है ना, नीचे की तरफ कटोरा खुला हुआ है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ये ऊपर की तरफ खुला है, ये नीचे खुला है, ये नीचे खुला है। तो अगर ऊपर की तरफ खुला होता है यानी ए पॉजिटिव है, अगर नीचे खुला हुआ है तो ए नेगेटिव है। अपने को बस ये पता रहना होगा। तो इफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव तो हम क्या बोलते हैं इसको, ओपन अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और अगर हमारा ए नेगेटिव हुआ तो हम क्या बोलते हैं, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। बस ये काम की चीज़ है, आपको ये पता करना है, ये याद रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चलो यहाँ पे अपने पास इतने से ऑप्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। लिखो पहले, इतने को लिख लो। देखो हमें बताना है कि भाई ए के बारे में कमेंट करना है कि ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है और रूट्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ खुला हुआ है ये, यानी कि ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, और इसके एक और 2 2 जीरोस, ठीक है। इस वाले को देखो इसके भी रूट्स 2 हैं, लेकिन अब की बार ये नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो नीचे की तरफ खुला है तो मैं क्या बोलूँगा, ए इज इक्वल टू नेगेटिव एंड 2 रूट्स बोलो जीरोस बोलो एक ही बात है। इसको देखो ऊपर की तरफ खुला है तो ए इज इक्वल टू पॉजिटिव और हमारे पास 1 रूट। अगले पे आ जाओ, नीचे की तरफ खुला हुआ है यानी कि ए नेगेटिव और हमारे पास कहीं पे एक्स एक्सिस पर टच नहीं किया तो नो रूट्स। सिंपल। यहाँ पे बताओ, नीचे की तरफ खुला हुआ है ए इज इक्वल टू नेगेटिव और नीचे की तरफ खुला हुआ एक जगह पर टच किया है तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 रूट। और यहाँ पे बताओ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव और कितने हैं, नो रूट्स, एक्स एक्सिस पर कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं किया। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इतना सा लिख लो। अपने काम का ये है, इसके बाहर से तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। वैसे इसके भी पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, इसके भी पूछे जाने के पहले तो तुम लिख लो, लिख लिया। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास इतनी है, आज की क्लास हमारी इतनी है। अपन मिलेंगे कल जब अपने को सीखनी है काम की चीज़ जो है कि भाई रूट्स कैसे निकालते हैं, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, अपन उसको देखने वाले हैं। तो अपन मिलेंगे गाइज अगली क्लास में एक नई स्टोरी टाइम की स्टोरी के साथ में। और कमेंट्स करते रहना, धुरंधर कमेंट्स, तो उसको अपन लेंगे धुरंधर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।